बेटा आज आपका लेक्चर स्टार्ट होगा एपिथेलियम का। एपिथेलियम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको आज हम इसको कवर करेंगे। तो एपिथेलियम के अंदर बेटा ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ना डिफरेंट तरह के टिश्यूज हैं, ठीक है। टिश्यू क्या है, ये आप एफएससी में जरूर मैट्रिक में पढ़ के आए होंगे। एन ऑर्गेनाइज्ड एग्रीगेशन ऑफ द रिलेटेड और द सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट दी सम पर्टिकुलर फंक्शन। कुछ सेल्स होती हैं जो इकट्ठे मिलकर एक ही जैसा फंक्शन करते हैं। उस ऑर्गेनाइज्ड एग्रीगेशन जो सेल की होती है उसको कहते हैं कि ये एक टिश्यू बन गया है, ठीक है। अब टिश्यू के अंदर क्या होता है कि सेल्स होती हैं और सेल्स के बाहर पड़ी हुई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है। तो जो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है उसके अंदर फाइबर्स होती हैं और ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ये एमसीक्यू है कि वेयर फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द टिश्यू दे आर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। आप साथ साथ बेटा रिस्पॉन्ड करते जाइएगा, साथ साथ मुझे लिख के बताते जाइएगा कि आपको लेक्चर की किस हद तक समझ आ रही है, कौन सा पॉइंट है जो आप रिपीट चाह रहे हो। ये एससीक्यू में आता है, नेम द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो आपकी बॉडी जिन टिश्यू से मिलकर बनी हुई है वो टिश्यूज हैं एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि सारे के सारे टिश्यू सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में जो एपिथेलियम है इट इज आल्सो अ टिश्यू। प्लीज रिस्पॉन्ड मी बाय राइटिंग ऑन द चैट कि आप लेक्चर मेरा सुन रहे हैं, आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप लिखें, हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। मुझे आपकी तरफ से साथ साथ फीडबैक चाहिए। तो आपकी बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो आपके पास 4 तरह के हैं। ये आपका एससीक्यू का एक पार्ट बनता होता है। ये आप सब बच्चों को आना चाहिए। वाइवा में ओपनिंग क्वेश्चन बाज का जो होता है, नेम द टिश्यूज ऑफ योर बॉडी, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू है, उसको हम खाली एपिथेलियम भी कह सकते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। और सारे सेल किससे बनते हैं? सेल्स और सेल्स के बाहर पड़ा हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास जो एपिथेलियम है वो उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स स्मॉल है और उसका मेन फंक्शन है लाइनिंग ऑफ द बॉडी सर्फेसिस एंड बॉडी कैविटीज एंड ग्लैंड फॉर्मेशन। आप अपनी बॉडी को बाहर से देखो, बाहर से जिस चीज ने कवर किया हुआ है वो आपकी एपिथेलियम है। आपकी ओरल कैविटी है, नेजल कैविटी है, आपके रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है पूरे का पूरा, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की डक्ट्स हैं। ये सारी की सारी डक्ट्स अंदर से लाइन होती हैं बाय द एपिथेलियम। अगर आपसे कोई कहता है बेटा एपिथेलियम आपकी बॉडी में कहाँ पड़ी हुई है, तो आप अपनी स्किन दिखाएं, स्किन इज एपिथेलियम। आप उसको अपनी ओरल कैविटी और सारे पैसेजेस जो हैं, जो भी ट्यूब की शक्ल के हॉलो ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे एपिथेलियम से लाइन होते हैं। इसके अलावा जो ग्लैंड्स हैं वो भी एपिथेलियम से बनते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने देखा कि इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स स्मॉल है और सेल्स इसका मतलब है करीब करीब पड़े होंगे। इसका ऑपोजिट जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब है सेल दूर दूर पड़े होंगे। तो कनेक्टिव के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये ऐसा टिश्यू है जो आपस में चीजों को कनेक्ट करता है, ये सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है ऑफ द टिश्यू एंड द ऑर्गन। तीसरा आपका टिश्यू है मसल, जिसके मसल सेल लंबे लंबे होते हैं और इसीलिए इनको फाइबर कहा जाता है। इन सेल को हम फाइबर कह देते हैं क्योंकि ये सेल लंबे होते हैं और इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी पाई जाती है। इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मॉडरेट अमाउंट का होता है और ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और बॉडी मूवमेंट होती है। अंदर हॉलो विस्रा की मूवमेंट स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कार्डियक मसल करवाती हैं। अच्छा जी, अब आप आओ नर्वस टिश्यू के ऊपर। नर्वस टिश्यू में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सबसे कम होती है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और नर्वस सिस्टम क्या करता है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। अब आपको क्या पता चला, सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू किसमें होगा, सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसमें होगा? कनेक्टिव टिश्यू में। सबसे कम नर्वस टिश्यू में होगा और स्मॉल अमाउंट होगी एपिथेलियम में और मॉडरेट अमाउंट होगी मसल के अंदर। ठीक है बेटा, ये तो आपके चारों बेसिक टिश्यू हो गए, ये एससीक्यू का एक पार्ट बनता होता है। अब आप आ जाओ एपिथेलियम के ऊपर कि आप कैसे टिश्यू को एपिथेलियम कहना पसंद करोगे। ऐसा टिश्यू जिसके अंदर सेल ऐसे करीब करीब पड़े होंगे। जब सेल करीब होंगे तो नेचुरली सेल के दरमियान पड़ा हुआ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस टिश्यू की एक प्रॉपर्टी ये है कि सेल पास पास पड़े हुए हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो कम है, ठीक है।
तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये सेल्स जो हैं एक दूसरे के साथ जंक्शंस बनाते हैं। एक दूसरे के साथ इन जंक्शंस की वजह से ये जुड़ भी सकते हैं, ये ऑक्लूड भी हो सकते हैं कि ये इम्परमेबल बैरियर बना ले मिलके सारे, और इन जंक्शंस की वजह से ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपके पास इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या आ रही है, अब आप प्रॉपर्टी देखते जाओ इस तस्वीर में। सेल क्या करीब करीब पड़े हुए नजर आ रहे हैं बच्चों? अपना रिस्पॉन्स दो। कैन यू सी दी सेल्स प्लेस टुगेदर क्लोजली? और इसके अंदर थोड़ी सी इंटरसेलर मटेरियल है और ये आपस में जंक्शंस की वजह से जुड़े हुए हैं। अगर आपसे कोई एपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टीज पूछते तो आप इस तस्वीर को ज़हन में लाके बोल सकते हो। अब ये किसकी कहाँ-कहाँ एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि आपकी बॉडी की सरफेस को कवर करेगा, आपके सारे के सारे पैसेजेस जो हैं उनको कवर करेगा। तो इसका मतलब है ये आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी दे रहा होता है। ठीक है, आपकी बॉडी में जिस चीज ने अंदर जाना है या बाहर निकलना है उसको एपिथेलियम से गुजरना होगा। क्या ये बात आपको समझ आई है? आपकी बॉडी से जिस चीज ने बाहर निकलना है या अंदर जाना है उसने एपिथेलियम को क्रॉस करना है, तो ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगली प्रॉपर्टी देखें, सेल शोज द पोलैरिटी। इसका क्या मतलब है कि सेल की ये फ्री सरफेस है, ठीक है, ये इसकी लेटरल सरफेस है और ये इसकी बेजल साइड है। ये चारों साइडों पे फर्क फर्क काम हो रहे होते हैं और फर्क फर्क चीजें पड़ी होती हैं। तो ऐसा सेल जिसकी एपिकल साइड बेजल से फर्क हो, बेजल लेटरल से फर्क हो, तो हम कहते हैं इसमें पोलैरिटी है। अगर हम इस सेल को उल्टा करेंगे तो न्यूक्लियस ऊपर चला जाएगा ना, हमें पता चल जाएगा सेल उल्टा पड़ा हुआ है। तो वो सेल जिसको आप अप से डाउन करो तो फौरन आपको पता चल जाए उल्टा पड़ा हुआ है, या राइट टू लेफ्ट करो तो आपको पता चल जाए नहीं भाई ये अपनी सही जगह पे नहीं पड़ा हुआ, हम कहते हैं सेल की पोलैरिटी है। इसके मुकाबले में अगर आप एक लिम्फोसाइट जहन में लाओ या एक रेड ब्लड सेल जहन में लाओ, वो तो हर तरफ से एक जैसा है, उसकी कोई पोलैरिटी नहीं है। ठीक है, तो एपिथेलियल सेल का एक बहुत बड़ा फीचर ये है कि इसमें पोलैरिटी है। साथ साथ बेटा लिख के जवाब देते जाओ कि आपको हर पॉइंट की समझ आ रही है। अच्छा जी, अगला पॉइंट है कि एपिथेलियल सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करती हैं या बेसल लैमिना के ऊपर रेस्ट करती हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि डज नॉट कंटेन द ब्लड वेसल। तो जिस चीज में ब्लड वेसल्स नहीं होती उसको आप क्या कहती हो कि ये ए वेस्कुलर है। इसका मतलब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आपको कहा जाएगा जी प्रॉपर्टी ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, तो नीचे चॉइस में हम दे देंगे ए वेस्कुलर, तो आप ए वेस्कुलर को पिक करोगे। ए वेस्कुलर का क्या मतलब है? इट हैज नो ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब आगे आओ, माइटोटिकली एक्टिव होते हैं इसके बेसल सेल। इसकी एपिथेलियम के सेल जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पड़े हुए होते हैं वो माइटोटिकली एक्टिव होते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये सेल माइटोटिकली डिवाइड होकर अपना नंबर बनाते रहते हैं। अब आपकी स्किन है तो क्या जो बचपन में एक दफा बन गई थी वही है? नहीं, आपकी एपिथेलियम के जो बेसल लेयर है वो कॉन्टिन्यूसली माइटोटिकली डिवाइड होकर नए सेल बना रही है। ये सेल ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाती हैं और वहां से शेड होते जाती हैं और फिर नए सेल बनते जाते हैं। हर वक्त आपके एपिथेलियम एक नई हेल्दी हालत में आपको मिलती है। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखो, अंडर बेसमेंट मेम्ब्रेन और बेसल लैमिना देयर इज कनेक्टिव टिश्यू व्हिच गिव्स द न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट टू द एपिथेलियम। अब आपको अगर कोई सवाल करता है कि बेटा एपिथेलियम तो ए वेस्कुलर है, अब बताओ इसकी न्यूट्रिशन कहाँ से आएगी? ठीक है, अब ये बताओ कि इसकी न्यूट्रिशन कहाँ से आएगी, तो आपका जवाब होगा कि ये एपिथेलियल सेल्स एक बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लैमिना पर रेस्ट करती हैं। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लैमिना के नीचे, बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लैमिना के नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू पड़ा होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स होती हैं, वो न्यूट्रिशन देती हैं इस एपिथेलियम को। और इंटरनल ऑर्गन्स में इस कनेक्टिव टिश्यू को लेमिना प्रोप्रिया का नाम दिया है। ये आप बहुत ज्यादा सुनोगे लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया का लफ्ज सुनते साथ आपके जहन में आएगा कनेक्टिव टिश्यू, और ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो एपिथेलियम के बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता है और एपिथेलियम को न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, अच्छा जी, अब कौन बच्चा मुझे जवाब देगा कि क्या बेसमेंट मेम्ब्रेन इंट्रासेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है? जल्दी से जवाब दो लिख के। क्या ये वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन इंट्रासेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है? एक्स्ट्रा सेलुलर है, वेरी गुड।
वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत दफा आपको यूएचएस में आ चुका हुआ है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, इट इज नॉट द इंट्रासेलुलर एंड द सेल्स दे रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को ये एज ए प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, इसके साथ ये सेल्स बाइंड होकर अपनी जगह पर पड़े रहते हैं। इसके अलावा ये वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पर ये माइटोटिकली डिवाइड होते रहते हैं। और इसके अलावा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है एज ए सीव एक्ट करती है, जिसके अंदर से जो हर तरह का मटेरियल नहीं गुजरता, सिलेक्टिव परमेबिलिटी ये अलाउ करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये अपने अंदर से सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को गुजर के एपिथेलियम तक पहुंचने देती है। ठीक है बच्चों, अब एपिथेलियम का क्या पता चला, सेल करीब करीब पड़े हुए हैं, लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल है, आपस में इनके जंक्शंस हैं, जंक्शंस की वजह से ये सेल एक दूसरे से भी जुड़ते हैं, और ये वाला सेल अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ भी जुड़ता है। उन जंक्शंस के नाम डॉक्टर मदिया ने आपको पढ़ाए होंगे। इसके अलावा इन सेल्स की पोलैरिटी है, ये सेल्स माइटोटिकली एक्टिव हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं कि ये एपिथेलियम ए वेस्कुलर है। क्योंकि ये ए वेस्कुलर है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, इसको खुराक चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो कहाँ से आएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे पड़े हुए कनेक्टिव टिश्यू से। और इंटरनल ऑर्गन में इसका क्या नाम है, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, इंटरनल ऑर्गन में इस कनेक्टिव टिश्यू का क्या नाम है, सारे बच्चे प्लीज रिस्पॉन्ड, लेमिना प्रोप्रिया, नो, लेमिना प्रोप्रिया, the connective tissue which provide the nutrition to the epithelial tissue is the lamina propria in the internal organ। इस कनेक्टिव टिश्यू को जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे पड़ा होता है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे पड़ा होता है, इस पे ब्लड वेसल्स होती हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन तो एक जगह प्रोवाइड करती है जहाँ पे एपिथेलियल सेल रेस्ट करते हैं, अपनी जगह पे बैठे रहती हैं और माइटोटिकली डिवाइड होते रहती हैं। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन तो एक सपोर्ट है, एक फ्लेक्सिबल सपोर्ट है। न्यूट्रिशन इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे पड़े हुए कनेक्टिव टिश्यू से आएगी। और इंटरनल ऑर्गन में इसका क्या नाम है, लेमिना प्रोप्रिया। ये देखो, ये आपके पास स्क्वेमस सेल है, ये आपके पास स्क्वेमस सेल है फ्लैट सा, ये इसकी ब्लैक कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसपे ये रेस्ट कर रहा है। ठीक है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू है, इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम है लेमिना प्रोप्रिया, और इस लेमिना प्रोप्रिया में पड़ी हुई हैं ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स डिफ्यूजन के जरिए न्यूट्रिशन दे रही हैं एपिथेलियल टिश्यू को। अगर ये लेमिना प्रोप्रिया हटा लो तो एपिथेलियम खुद ही डेड हो जाएगी, क्योंकि देयर विल बी नो न्यूट्रिशन फॉर द एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन कैसे मिल रही है, थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा कहीं कहीं पर जब एपिथेलियम बहुत ज्यादा थिक होती है, बड़ी मल्टी लेयर्ड होती है, तो वहां पर ये नीचे पड़ा हुआ कनेक्टिव टिश्यू उसके साथ अपना कांटेक्ट इंप्रूव करने की कोशिश करता है। अब वो देखो वो कांटेक्ट कैसे इंप्रूव होगा, जरा देखो अगली तस्वीर, ये देखो। अब ये बताओ, चलो एक और फैसला करते हैं, क्या ये सिंगल लेयर सेल है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ये सिंगल लेयर में देखो सेल पड़े हुए हैं, सिंगल लेयर में, सिंगल लेयर में पड़े हुए हैं। ये एपिथेलियम जिसमें सेल सिंगल लेयर में अरेंज है उसको कहते हैं सिंपल, क्या कहते हैं, सिंपल। इसका मतलब है सिंगल लेयर एपिथेलियम जिसमें सेल सिंगल लेयर में पड़े हैं उसको कहते हैं सिंपल, उसको क्या कहते हैं, सिंपल। और ये देखो, ये एपिथेलियम है, क्या इसमें सेल एक सेल लेयर में है, नहीं, इसमें देखो कितनी लेयर्स हैं, मल्टीपल, मल्टी लेयर्ड है ये, मल्टी लेयर्ड, मेनी लेयर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। तो ऐसी एपिथेलियम को कहते हैं कि ये स्ट्रेटिफाइड है। ठीक है, अब इसके नीचे पड़ा हुआ लेमिना प्रोप्रिया है, उसका काम है उससे इसको न्यूट्रिशन देनी है। ये देखो उसकी ब्लड वेसल्स उसमें पड़ी हुई, अब वो क्या करता है, अपना कांटेक्ट इस एपिथेलियम से इंप्रूव करने के लिए एलिवेशंस बनाता है। ये एलिवेशन देखो लेमिना प्रोप्रिया की, ये अगली एलिवेशन देखो, इस एलिवेशन का नाम होता है पेपिला। ये पेपिला बनाकर अपना कांटेक्ट इंप्रूव करता है एपिथेलियम के साथ, ताकि इसको बेहतर न्यूट्रिशन ऊपर वाले पड़े हुए सेल तक भी दे सके। ठीक है बच्चों, क्या आपको इस चीज की समझ आ गई है, ठीक है, समझ के आई है कि ये कनेक्टिव टिश्यू जो नीचे पड़ा हुआ है ये अपना कांटेक्ट इंप्रूव करने के लिए पेपिला बनाएगा, ये एलिवेशन बनाएगा जिसका नाम पेपिला है, और इन पेपिला की वजह से न्यूट्रिशन जो है ऊपर वाले सेल्स तक आराम से पहुंचती है।
अब हमें पता चला कि एपिथेलियम एवेस्कुलर है, इसकी अपनी ब्लड वेसल्स नहीं है, इसकी न्यूट्रिशन नीचे पड़े हुए कनेक्टिव टिश्यू से आएगी। इंटरनल ऑर्गन में कनेक्टिव टिश्यू का नाम लेमिना प्रोपिया है और आपकी स्किन में इसका नाम डर्मिस है, ठीक है, और ये पड़ी हुई है ब्लड वेसल्स। आगे चलते हैं। इस एपिथेलियल टिश्यू के दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर और हैं। एक ये कि ये हाईली इनर्वेटेड होती है। इसका क्या मतलब होता है? इनर्वेशन का क्या मतलब होता है बच्चों, जल्दी बताओ। इनर्वेशन का क्या मतलब होता है? इनर्वेशन का मतलब होता है नर्व सप्लाई। वेरी गुड। इसमें बहुत सारी नर्व्स हैं। अगर आपको कोई चुटकी काटे आपको दर्द होती है, दर्द क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी स्किन में नर्व्स हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा ये एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? ग्लैंड्स बनाता है। आपने नाम सुना है सैलिवरी ग्लैंड्स का, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, उन सारे ग्लैंड्स के अंदर एसिनाई का नाम आपने सुना होगा, है ना। वो सारे के सारे एसिनाई एपिथेलियल टिश्यू बना रहा है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम आगे चलते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन को समझ, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू ने रेस्ट करना है, इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन का आपको पता होना चाहिए। बेसमेंट मेम्ब्रेन को आप लाइट माइक्रोस्कोप के साथ देख सकते हो। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? इसमें दो बेसल लेमिना या एक बेसल लेमिना और एक रेटिकुलर लेमिना होता है। लेमिना का मतलब होता है लेयर, कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेमिना का मतलब होता है लेयर, ठीक है। अब आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर सेल रेस्ट करता है। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दो चीजों से मिलकर बनती है। या तो ये दो चीजें बेसल लेमिना ही होंगी, यानी बेसल लेमिना की दो लेयर हो जाएंगी, या एक बेसल लेमिना होगा और एक रेटिकुलर लेमिना होगा। आओ पिक्चर देखते हैं। ये देखो, ये आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इन एपिथेलियल सेल्स ने बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करना है, ठीक है। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो हिस्से हैं। या तो ये दो बेसल लेमिना से मिलके बनेगी, या फिर एक बेसल लेमिना हो जाएगा और एक रेटिकुलर लेमिना हो जाएगा। और बेसल लेमिना के आगे से दो हिस्से बनते हैं। एक लेमिना ल्यूसिडा होता है जिसको रारा भी कहते हैं, और दूसरा लेमिना डेंसा होता है, ठीक है। आप इस डिटेल में ना जाओ, बस आप ये याद रखो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या है। बेसमेंट मेम्ब्रेन या तो दो बेसल लेमिना से मिलके बनेगी, या एक बेसल लेमिना होगा और एक रेटिकुलर लेमिना होगा। लेमिना का मतलब लेयर है, यानी ये दो लेयर हैं। अब ये आती कहाँ से हैं? बेसल लेमिना की लेयर एपिथेलियल सेल सिक्रीट करते हैं और वो बनाते हैं। और रेटिकुलर लेमिना अगर हो तो उसको कौन बनाता है? नीचे पड़ा हुआ कनेक्टिव टिश्यू। अब कौन बच्चा जवाब देगा? व्हाई एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज हैव द कनेक्टिव टिश्यू अंडरनीथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन? जल्दी से जवाब दो। व्हाई एपिथेलियल टिश्यू has the connective tissue underneath the basement membrane? Very good for the nutrition. Very good. Because blood vessels are not present in the epithelial tissue, but blood vessels are present in the connective tissue. So these blood vessels give the nutrition to the epithelial tissue through the diffusion. अब आपको क्या पता चला? बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो पोर्शन होते हैं। या तो ये दो बेसल लेमिना से मिलके बन जाती है, या एक बेसल लेमिना और एक रेटिकुलर लेमिना होता है। लेमिना क्या है? लेयर है। जहां कहीं भी लेमिना का लफ्ज सुनो इसका मतलब होता है लेयर। अब बेसल लेमिना का मतलब है बेसल लेयर। ये बेसल लेयर कौन बना रहे हैं? एपिथेलियल सेल। और अगर रेटिकुलर लेमिना पड़ा हुआ है तो ये कौन बना रहा है? नीचे पड़ा हुआ लेमिना प्रोप्रिया या कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी। आगे चलते हैं। फंक्शन क्या है बेसल लेमिना या बेसमेंट मेम्ब्रेन के? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछती हूँ। ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेसल लेमिना एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन? जल्दी से जवाब दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेसल लेमिना एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन? जल्दी से बताओ। कौन बच्चा अपनी कॉमन सेंस से जवाब दे सकता है? जल्दी से, जल्दी से। नहीं, डिफरेंस है। बेसल लेमिना इज द पार्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बच्चों डिफरेंस है, बच्चों डिफरेंस है, सुनो। बेसल लेमिना इज द पार्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसल लेमिना इज द पार्ट कंपोनेंट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसल लेमिना और बेसमेंट मेम्ब्रेन सेम नहीं है। ये वाइवा क्वेश्चन बहुत दफा पूछा जाता है, आपने इसको हमेशा याद रखना है। बेसल लेमिना एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन आर नॉट द सेम, देयर फंक्शंस आर सेम, but basal lamina and basement membrane are not the same. Basal lamina is the part of the basement membrane. Basal lamina basement membrane को बनाएगा। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन की मर्जी है कि वो दो बेसल लेमिना से बन जाए या एक बेसल लेमिना और एक रेटिकुलर लेमिना से बन जाए, ठीक है। सो बेसल लेमिना एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन देयर फंक्शंस आर सेम बट देयर कंपोजिशन इज नॉट सेम,
ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। और ये फंक्शन आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं कि ये क्या काम करते हैं। ये सेल्स को बाइंड करेंगे एपिथेलियल सेल्स को विद द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर द एपिथेलियल टिश्यू। मॉलिक्यूलर सीव है कि हर चीज को अपने अंदर से गुजर के एपिथेलियल टिश्यू तक नहीं आने देंगे। एंड इट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर द एपिथेलियल रीजनरेशन, यानी इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये एपिथेलियल सेल माइटोटिकली डिवाइड होते रहेंगे और माइटोटिकली डिवाइड होकर हमारे पास नए सेल्स बनाते जाएंगे। पुराने सेल्स शेड होते जाती हैं और नए सेल्स आते जाते हैं। अब बेटा हम पढ़ेंगे एपिथेलियम के हमारे पास एपिथेलियम कितनी किस्म की है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने एपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा जी, अब एपिथेलियम अगर आपसे कोई कहता है तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपसे मैं सवाल करती हूँ बताओ बेटे आपकी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पर है, तो आपने कहना जी जो मेरी स्किन की एपिडर्मिस है ना ये एपिथेलियम है। मेरे जितने भी पैसेजेस हैं, रेस्पिरेटरी पैसेजेस, डाइजेस्टिव पैसेजेस, यूरोजेनिटल पैसेजेस, इन सारे पैसेजेस को कौन लाइन कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू लाइन कर रहा है। फिर आप जवाब दोगे कि जनाब मेरी बॉडी की जितनी कैविटीज हैं जैसे पेरिकार्डियल पेरिटोनियल कैविटी है, ये सारी की सारी कैविटीज जो हैं ये भी एपिथेलियल टिश्यू से लाइन करती हैं। और जितने भी ग्लैंड्स बनते हैं जैसे आपके पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, आपके पास मेमोरी ग्लैंड है, आपके पास स्लाइवरी ग्लैंड है, जितने भी ये ग्लैंड्स होते हैं इनको भी एपिथेलियम ही बनाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप आगे चलो। तो अब हम करते हैं कि हमारे पास एपिथेलियम जो है फिर हम इसको दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो वाली एपिथेलियम जो आपकी बॉडी को कवर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ एपिडर्मिस, या वो आपकी बॉडी के अंदर की सारी ट्यूब्स और हॉलो ऑर्गन्स को लाइन कर रही है, जैसे आपका ट्रकिया है, ब्रोंकाई है, इसोफेगस है, स्टमक है, ड्यूडेनम जेजुनम है, आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिटर है, यूट्राइन ट्यूब है। इन सारी चीजों को कौन लाइन कर रहा है, एपिथेलियम। तो हम इसके तीन सेट बना लेते हैं। पहला सेट ये है कि आपकी वो एपिथेलियम जो आपको कवर कर रही है वो आपकी हो गई एपिडर्मिस और साथ लाइन कर रही है, ये एक सेट बन जाएगा। और दूसरा सेट है वो वाली एपिथेलियम जो ग्लैंड्स बना रही है। और तीसरा सेट एक स्पेशल किस्म की एपिथेलियम होती है, उसमें हमारे पास दो तरह के सेल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक का नाम होता है मायो एपिथेलियल सेल और दूसरे का नाम होता है न्यूरो एपिथेलियल सेल। मायो से आपको पता लग गया इसके अंदर मसल वाली प्रॉपर्टी होंगी या ना, यानी ऐसा एपिथेलियल सेल जो कि अपने अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने की कैपेसिटी रखता हो, ठीक है। और दूसरा सेल जो न्यूरो एपिथेलियल है वो ऐसा सेल होगा जिसके ऊपर नर्व फाइबर्स टर्मिनेट हो रहे होंगे, ठीक है जी। अब आपको क्या पता चला कि हम एपिथेलियम को तीन हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ने लगे हैं। पहले हम पढ़ेंगे वो वाली एपिथेलियम जो आपको कवर कर रही है और आपकी बॉडी के सारे पैसेजेस और हॉलो ऑर्गन्स को लाइन कर रही है। लो जी, अब आपके पास हमने एपिथेलियम को क्लासिफाई करना है। जहां कहीं भी आपकी ये कवरिंग या अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कवरिंग या लाइनिंग एपिथेलियम की। बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, कवरिंग या लाइनिंग एपिथेलियम की, ठीक है बेटा। कवरिंग या लाइनिंग एपिथेलियम का क्या मतलब है, ऐसी एपिथेलियम जो आपको बाहर से कवर कर रही है और आपके सारे के सारे पैसेजेस को लाइन कर रही है। अब आपने इसको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने का थंब रूल क्या है, थंब रूल ये है कि आप चेक करोगे कि ये जो एपिथेलियम मुझे नजर आ रही है या मुझसे पूछा जा रहा है इसमें सेल की कितनी लेयर्स हैं, पहली बात ये देखोगे। और दूसरी बात ये देखोगे कि जो अगर एक ही लेयर है सेल की तो जाहिर है उसमें एक ही तरह के सेल की शेप होगी। बट इफ द सेल्स आर मोर देन वन लेयर, अब आप किसकी शेप देख के इसको नाम दोगे, देखो नीचे और तरह के सेल हैं, दरमियान में और तरह के सेल हैं, टॉप पे और तरह के सेल हैं। अब आप इसको कैसे नाम दोगे, ठीक है। तो एपिथेलियम को नाम देने के थंब रूल याद कर लो, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। पहला ये है कि आपने नंबर ऑफ लेयर देखना है। आओ पहले नंबर ऑफ लेयर देखें इनमें, क्या ये सिंगल लेयर में अरेंज है। बच्चों रिस्पॉन्ड फौरन करो, इससे मुझे पता चलेगा आपको सुन रही है और आपको समझ आ रही है। क्या ये पहली एग्जांपल के अंदर सेल सिंगल लेयर में अरेंज है, हाँ सिंगल लेयर में है। चूंकि सेल सिंगल लेयर में अरेंज है इसलिए हमने इसको नाम दिया सिंपल, क्या नाम दिया, सिंपल एपिथेलियम। इसके अंदर सेल्स क्या एक से ज्यादा लेयर में अरेंज है, क्या सेल्स एक से ज्यादा लेयर में अरेंज है, यस एक से ज्यादा लेयर में अरेंज है। अब हमने इसको नाम दे दिया स्ट्रेटिफाइड।
इसका मतलब है हर वो एपिथेलियम जिसमें सेल सिंगल लेयर में अरेंज होंगे हम उसको हमेशा कहेंगे सिंपल, और जिसमें सेल्स एक से ज्यादा लेयर में अरेंज होंगे, एक से ज्यादा, चाहे वो फिर 2 है चाहे फिर वो 20 है, उसका नाम हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड। ये बात इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर 2 लेयर्स हो जाएं या फिर 20 लेयर्स हो जाएं, उसका नाम होगा स्ट्रेटिफाइड। अब ये हमने देखना है कि सेल तो बड़ी तरह तरह की शक्लों के होते हैं। कोई सेल फ्लैट होता है उसको हम स्क्विमस कहते हैं, कोई सेल क्यूब लाइक होते हैं उसको हम क्यूबॉइडल कहते हैं, कोई सेल कॉलम लाइक होते हैं उसको हम कॉलमनर कहते हैं। तो अब एपिथेलियम अगर सारी को सिंगल लेयर में सेल हम सारों को सिंपल 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 कहते जाएं तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर स्क्वेमस सेल है या क्यूबॉइडल है या कॉलमनर है। ठीक है, तो उसके लिए एपिथेलियम को सिंपल कहने के साथ साथ हम शेप ऑफ सेल देखेंगे अगर वो सिंगल लेयर है, और अगर वो एक से ज्यादा लेयर वाला है तो फिर हम किसको देखते हैं, फिर हम टॉप लेयर को देखते हैं, जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको देखा जाता है। क्या ये बात आपको समझ आई है? एपिथेलियम का नाम कैसे दोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि सेल की लेयर्स कितनी हैं, क्या सेल सिंगल लेयर में है या एक से ज्यादा लेयर में है। अगर सिंगल लेयर है तो उसका नाम होगा सिंपल, और अगर एक से ज्यादा लेयर है तो उसका नाम होगा स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है सेल की शेप सिंगल लेयर में क्या है, और अगर वो मल्टी लेयर है तो सरफेस सेल को हम देखेंगे। आगे चलते हैं, ये देखिए नंबर ऑफ लेयर्स। अगर 1 लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम है, अगर सेवरल लेयर है यानी एक से ज्यादा है, अब एक से ज्यादा 2 भी होती हैं, जो जितनी भी हो जाए एक से ज्यादा, एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड है। उसके बाद हमने शेप ऑफ सेल देखना है। शेप ऑफ सेल अगर तो सिंगल लेयर है तो मसला ही कोई नहीं, एक ही तरह के सेल होंगे। फ्लैट है तो उसका नाम हो जाएगा स्क्वेमस। तो पूरा नाम क्या होगा सिंगल लेयर का? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अच्छा, अगर सेल जो है क्यूब शेप है तो उसका नाम हो जाएगा क्यूबॉइडल। अगर कोलमनर है तो उसका नाम हो जाएगा सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। अच्छा, अब हमने देखना है कि अगर सेवरल लेयर वाली एपिथेलियम है, एक 2 से ज्यादा है, तो उसमें तरह तरह के सेल पड़े होंगे। उस चक्कर में फिर हम देखेंगे कि सबसे ऊपर वाली लेयर कौन से सेल की है। अगर सबसे ऊपर वाली लेयर के सेल स्क्वेमस हैं तो हम उसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अगर सबसे ऊपर पड़े हुए सेल्स जो है क्यूब शेप के तो उसका नाम हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, और अगर ऊपर पड़े हुए सेल्स कॉलम लेके उसका नाम हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा थोड़ी बहुत स्पेशलाइजेशंस होती हैं जो सेल की एपिकल सरफेस पे पड़ी होती हैं। वो स्पेशलाइजेशंस क्या हो सकती हैं? सीलिया, माइक्रोवलाई, स्टीरोसीलिया। ठीक है, ये वो स्पेशलाइजेशंस है जो हम सेल सरफेस पे देखेंगे। अब आपकी पूरी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स और बाहर एपिथेलियम है, तो क्या वो एपिथेलियम जो आपको बाहर से कवर कर रही है क्या वो सेम हो सकती है जो आपके रेस्पिरेटरी पैसेजेस को लाइन कर रही है? नहीं, जो एपिथेलियम आपकी स्किन बना रही है, आपको बाहर से कवर कर रही है, वो तो बड़ी सख्त वाली होनी चाहिए, वो हार्श वेदर को बेयर करने वाली होनी चाहिए, और जो आपका रेस्पिरेटरी पैसेज में है उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होनी चाहिए कि वो आपका गैसेस का डिफ्यूजन करवा सके, गैसेस का एक्सचेंज करवा सके। इसी तरह वो एपिथेलियम जो आपके जीआई ट्रैक्ट को लाइन कर रही है, यकीनन उसको ऐसा होना चाहिए कि उसमें एब्जॉर्प्शन हो सके। जो खाना आपने इतना महंगा सा पिज्जा हट से ऑर्डर करके मंगवाया है, फूड पैंडा से आपने होम डिलीवरी करवा ली है, वो खाना आपने खा लिया है, तो वो अब आपने एब्जॉर्ब भी तो करना है ना कि आपको एनर्जी दे सके। तो यकीनन फिर आपका जो जीआई ट्रैक्ट है उसकी एपिथेलियम ऐसी होगी कि वो एब्जॉर्प्शन करती होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर आपकी एपिथेलियम के ऊपर सीलिया लगे होंगे ताकि मूवमेंट हो सके, जैसे कि रेस्पिरेटरी पैसेज होती हैं, जैसे कि यूट्राइन ट्यूब होती है उसमें ओवम ने मूव करना होता है। फिर किसी किसी जगह पर माइक्रोविलाई लगे होते हैं क्योंकि माइक्रोविलाई इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन मेनली कहाँ पर होती है आपकी बॉडी में? इंटेस्टाइन में होती है, वहां पर माइक्रोविलाई आपको मिल जाएंगे। तीसरी चीज का नाम स्टीरोसीलिया होते हैं, तो स्टीरोसीलिया भी माइक्रोविलाई की तरह के होती हैं, ये भी सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज करते हैं। तो ये आपको मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम में मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आपको क्या पता चला है कि आपकी एपिथेलियम सिंपल है और स्ट्रेटिफाइड है, और एपिथेलियम को हम नाम किस बेस पे दे रहे हैं? सेल की शेप पर। अगर सिंगल लेयर है फिर तो मसला ही कोई नहीं, एक ही सेल है उसकी बस शेप देखो और उसका नाम दे दो। अगर एक से ज्यादा लेयर है तो आप सरफेस एपिथेलियल सेल को देखोगे जो ऊपर सबसे पड़े होंगे कि उनकी कौन सी शेप है, तो उस मुताबिक उसका हम नाम दे देंगे।
फिर हम देखते हैं कि इन सेल के ऊपर कोई सीलिया तो नहीं लगे हुए, कोई माइक्रोविलाई तो नहीं लगे हुए, कोई स्टीरोसीलिया तो नहीं लगे हुए, फिर वो भी नाम में ऐड कर लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे फर्ज करो आपकी जो एपिथीलियम है इंटेस्टाइन की, वो सिंपल कलमनर एपिथीलियम है विद माइक्रोविलाई। ठीक है, तो माइक्रोविलाई के साथ आपकी इंटेस्टाइन की एपिथीलियम होती है क्योंकि इसने एब्जॉर्प्शन करनी होती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक लफ्ज लिखा गया है देयर इज एक्सेप्शन और उसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ये नाम आपने याद रखना है, ये सबसे ज्यादा आने वाली एपिथीलियम है। एक्सेप्शन हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्रांजिशनल एपिथीलियम वो एपिथीलियम है जो अपनी शेप, अपनी नंबर ऑफ लेयर चेंज करती रहती है, इसकी नंबर ऑफ लेयर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसको नाम भी ट्रांजिशनल दे दिया गया है। और दूसरा नाम इसका यूरोथीलियम है क्योंकि ये यूनिटरी सिस्टम में कन्फाइंड होती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये आपके पास एक चार्ट आ गया है बच्चों। इस चार्ट के अंदर आप देखो कि आपके पास सिंपल एपिथेलियम है, फिर दूसरी टाइप एपिथेलियम है उसका नाम होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, और तीसरी एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड। अब आप कहोगे जी हमें तो आपने बस दो ही नाम सिखाए हैं, एक है सिंपल और एक है स्ट्रेटिफाइड। चलो सारे बच्चे बताओ सिंपल कौन सी एपिथेलियम है, जल्दी से लिख के बताओ, जिसमें कितने लेयर ऑफ सेल्स हैं, जल्दी से लिखो, शाबाश, सिंगल लेयर, वेरी गुड। और स्ट्रेटिफाइड कौन सी एपिथेलियम है, उसमें कितनी लेयर्स हो सकती हैं, स्ट्रेटिफाइड में कितनी लेयर्स हो सकती हैं, मैनी। मैनी की बजाय आप लिखो मोर देन टू, टू और मोर देन टू, वेरी गुड। जिन्होंने टू और मोर देन टू लिखे या मोर देन वन लिखे है वो भी बिल्कुल सही है। टू और मोर देन टू भी ठीक है, मोर देन वन भी ठीक है, वेरी गुड। मल्टीपल लिखने से ये होता है कि पता नहीं आपको टू का पता है कि नहीं पता, लेकिन जब आपने मोर देन वन लिख दिया, एक्सीलेंट आंसर। जब आपने टू और मोर देन टू लिख दिया लेयर्स, ये भी एक्सीलेंट आंसर। ठीक है, मल्टीपल थोड़ा सा वीक है। अच्छा जी, अब आपने सोचा होगा कि हमें ये दो तो बता दिए, ये क्यों नहीं बताया, तो अब आप इससे, इसका नाम से आप खुद जवाब ढूंढो। स्यूडो का क्या मतलब होता है, फॉल्स, ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब है मोर देन वन लेयर, है ना। इसका मतलब है ये धोखे वाली एपिथेलियम है। ये ऐसी एपिथेलियम है जो है तो सिंगल लेयर, लेकिन आपको धोखा होता है कि ये एक से ज्यादा लेयर के सेल पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके नाम से अंदाजा लगाओ। सारे बच्चे सोचो स्यूडो का क्या मतलब है, शाबाश बताओ। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी ऐसी एपिथेलियम जो आपको धोखा दे रही है कि वो मल्टी लेयर्ड है, मोर देन टू लेयर है, मोर देन वन लेयर है, असल में है वो सिंगल लेयर। तो इसका मतलब हो गया कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एक ऐसी टाइप की एपिथेलियम है which is single layered epithelium but it gives the false appearance of stratification। इसमें आपको धोखा होगा कि इसमें दो लेयर ऑफ सेल्स हैं या थ्री लेयर ऑफ सेल्स पड़े हुए हैं, असल में होंगी सिंगल लेयर, सारे सेल एक ही सिंगल लेयर में पड़े हुए हैं, लेकिन आपको धोखा होगा। और ये धोखा क्यों होगा, क्योंकि इसमें तरह तरह के सेल पड़े हुए हैं इस एपिथेलियम में, और डिफरेंट शेप के सेल पड़े हुए हैं सिंगल लेयर में, डिफरेंट शेप के सेल पड़े हुए हैं, तो किसी का न्यूक्लियस ऊपर आ जाता है, किसी का न्यूक्लियस नीचे आ जाता है। तो न्यूक्लियस के लेवल डिफरेंट होने से हमें धोखा होता है कि ये मोर देन वन लेयर ऑफ सेल पड़े हुए हैं, हालांकि मोर देन वन लेयर ऑफ सेल नहीं होते, सारे सेल एक ही सिंगल लेयर में पड़े होते हैं। अब ये एपिथेलियम चूंकि एक एक्सेप्शन है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतनी दफा आपको लिखने के लिए आएगी, बीडीएस के लिए सारी एपिथेलियम में सबसे इंपॉर्टेंट स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ऐसी एपिथेलियम है विच इज सिंपल, सिंगल लेयर ऑफ सेल, बट इट गिव्स द फॉल्स अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। और ये धोखा कहाँ से होता है, बिकॉज डिफरेंट लेवल ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स, सेल सिंगल लेयर में है लेकिन उनके न्यूक्लियस डिफरेंट लेवल पे। अभी सबकी पिक्चर देखेंगे। अच्छा जी, सिंपल पे आओ से, अच्छा ये चार्ट आप इसकी तस्वीर खींच लो, आपके सारे एमसीक्यू तकरीबन एपिथेलियम के इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको क्लासीफाई करना बहुत दफा आता है, आपको कहा जाएगा क्लासीफाई द सिंपल एपिथेलियम, आपने लिखना है सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कलमनर। आगे देखो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट आता है, चलो जी बताओ ये वाली एपिथेलियम स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ कहाँ मिलेगी, क्यूबॉइडल कहाँ कहाँ मिलेगी, कलमनर कहाँ कहाँ मिलेगी, और फिर आपसे पूछा जाएगा चलो बताओ मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस एक चार्ट को याद कर लोगे आपके बड़े मसले हल हो जाएंगे।
अब स्क्वेमस एपिथेलियम आपकी सारी की सारी ब्लड वेसल्स को लाइन करती है, ठीक है। आपकी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, चाहे आर्टरीज हैं, चाहे वेन्स हैं, चाहे वो लिम्फ वेसल्स हैं, जो लिम्फ लेके जाने वाली वेसल्स हैं, ठीक है, सारी वेसल्स को सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लाइन करती है। और यहाँ पर हमने उसको एक नाम दे दिया, उसका नाम है एंडोथेलियम। अब आपसे पूछा जाएगा कि विच एपिथेलियम लाइंस द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। नीचे हमने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं लिखना, हमने लिख देना एंडोथेलियम। अब आप एंडोथेलियम पे राइट आंसर क्यों करोगे, क्या पता चला व्हाट इज एंडोथेलियम? जल्दी से लिख के बताओ व्हाट इज एंडोथेलियम। एंडोथेलियम कौन सी एपिथेलियम है? जल्दी से बच्चों लिख के बताओ। क्लास, क्लास पे अटेंशन, प्लीज राइट इट डाउन। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, वेरी गुड वेरी गुड, यू गॉट इट। तो एंडोथेलियम वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है जो सारी की सारी ब्लड वेसल्स को लाइन करती है और लिम्फ वेसल्स को लाइन करती है, और इसका नाम बन गया है एंडोथेलियम। अब यही सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जब आपकी बॉडी कैविटीज को लाइन करेगी। बॉडी कैविटीज का क्या मतलब है? प्लूरा जिनके अंदर लंग्स पड़े हुए हैं, पेरिकार्डियम जिसके अंदर हार्ट पड़ा हुआ है, और पेरिटोनियम जिसके अंदर आपके सारे के सारे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, एब्डोमिनल ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इन सारी कैविटीज को जब ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लाइन करती है तो उसका नाम हो जाता है मेसोथेलिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मेसोथेलियम, जवाब दो क्या है मेसोथेलियम। मेसोथेलियम क्या है? व्हाट इज मेसोथेलियम? मेसोथेलियम इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम व्हिच लाइंस द बॉडी कैविटीज। ये आज के दिन में हम फैसला करके उठेंगे। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो सारे के सारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को लाइन करती है उसको कहेंगे एंडोथेलियम, और वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो सारे की सारी बॉडी कैविटीज को लाइन करती है उसको कहेंगे हम मेसोथेलियम। इसके अलावा ये लंग्स एल्वोलाई में भी पाई जाती है। लंग्स एल्वोलाई के अंदर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती है। अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा बताओ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पर है, आपने जवाब देना है जी हमारे लंग्स के जो एल्वोलाई हैं दे आर लाइंड बाय द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। देयर दे अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बहुत रेयरली पूछी जाती है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे मिलेगी? थायराइड ग्लैंड में मिलेगी। थायराइड ग्लैंड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता होना चाहिए। थायराइड के अंदर फॉलिकल्स पड़े होती हैं, फॉलिकल्स आर लाइंड बाय द सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और ये ओवरी को कवर करती है। वहां पर इसका काम हो जाता है कवरिंग और सिक्रीशन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास सिंपल कलमनर एपिथेलियम है, ये आ जाएगी इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में, और यहाँ पर इसके ऊपर माइक्रोविलाई लगे होते हैं। यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन करती है, लुब्रिकेशन करती है, प्रोटेक्शन करती है, सिक्रीशन करती है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाती है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसके कुछ सेल क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, उनको हम बेसल सेल कहते हैं। कुछ सेल टॉल कलमनर होते हैं। तो सेल्स ऊपर नीचे होने की वजह से न्यूक्लियस के लेवल ऊपर नीचे होती है और आपको एक धोखा होता है कि ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। असल में सिंगल लेयर ऑफ सेल होती हैं। अच्छा जी, ये कहाँ मिलेगी? ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, नेजल कैविटी में। और इसके ऊपर यहाँ पर अक्सर क्या लगा होता है? सीलिया लगे होते हैं, और अक्सर इनमें गॉबलेट सेल भी पाया जाता है। अब आपको इसका एमसीक्यू बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाएगा, बताओ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पे मिलेगी? तो फौरन जवाब आपने देना है ट्रेकिया, ब्रोंकाई, नेजल कैविटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर दूसरी बात इसकी पूछी जाती है कि ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम अक्सर किसके साथ पाई जाती है? तो अक्सर इस पे सीलिया होती है और साथ इसके गॉबलेट सेल पड़े होते हैं। इसके अलावा ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एक और जगह पर मिलती है, वो है मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम। मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम, अगर आपने कभी दो डक्ट्स के नाम सुने हो, खासतौर पे लड़कों ने शायद सुने में हो, एक का नाम होता है डक्टस एपिडिडमस और दूसरे का नाम होता है डक्टस डेफरेंस। इन दोनों डक्ट्स की लाइनिंग एपिथेलियम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, और इन जगहों पर इसके ऊपर सीलिया नहीं होते, इन जगहों पर इसके ऊपर स्टीरोसीलिया होते हैं। अब ये बताओ कि अगर कोई आपसे ये पूछता है कि बेटे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को क्लासिफाई कर दो, तो आप तो बेहोश हो जाओगे कि यार मुझे तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कभी क्लासिफाई करनी नहीं सिखाई गई। तो अभी मैंने क्या दो टाइप बताई हैं, एक वो जिसके ऊपर सीलिया लगा होता है, वो हमें मिलेगी ट्रकिया में, ब्रोंकाई में और नेजल कैविटी में। और दूसरी टाइप जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की है वो मैंने बताई है मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम के अंदर लगी होगी,
और मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम क्या है, डक्टस डेफरेंस है, डक्टस एपिडिडमस, और इधर इसके ऊपर क्या लगा हुआ होगा, जल्दी बोलो मैंने क्या नाम लिया था, इधर इसके ऊपर क्या लगा होगा, स्टीरोसीलिया, नो नॉट केरेटिनाइज, स्टीरोसीलिया, स्टीरोसीलिया। मेल की डक्ट सिस्टम के अंदर अगर आपने केरेटिन डाल दिया तो वो बेचारा तो फौत हो जाएगा। केरेटिन तो आपकी सिर्फ बाहर की पड़ी हुई एपिडर्मिस में है, जिसने हार्श वेदर को एक्सपोज होना है। तो ये मर्दों पे ये जुल्म ना करें, उनकी डक्टस एपिडिडमस और डेफरेंस के अंदर आप स्टीरोसीलिया ही रहने दें प्लीज, और साथ स्टीरोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम रहने दें। केरेटिनाइजेशन सिर्फ आपकी एपिडर्मिस में होगी, वो एपिथेलियम जो बाहर स्किन आपकी सनलाइट को एक्सपोज है, हार्श वेदर को एक्सपोज है, ठीक है। अब आपने स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को क्लासिफाई कर लिया। आपके पास दो तरह की स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, एक वो जिसके ऊपर सीलिया लगे होंगे और वो मिलेगी ट्रकिया में, और अक्सर इसमें गॉबलेट सेल साथ पड़े होंगे। दूसरी स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम वो है जो मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम में पड़ी होगी, उसमें गॉबलेट सेल नहीं होंगे और उसके ऊपर सीलिया नहीं होंगे, सीलिया की बजाय उसके ऊपर स्टीरोसीलिया होंगे, ठीक है जी। ये एपिथेलियम भी आपके पास प्रोटेक्शन कर रही है, सिक्रीशन कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है जी, और एब्जॉर्प्शन भी कर रही है, किधर, मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम में। मेल जेनिटल डक्ट सिस्टम में इसके ऊपर चूंकि स्टीरोसीलिया लगे हुए हैं और स्टीरोसीलिया का काम एब्जॉर्प्शन करना होता है। अच्छा जी, अब आप आओ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के ऊपर। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपके पास होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। अब अगर इसके ऊपर वाले सेल के अंदर केराटिन जमा हो गई है, जैसे कि आपकी स्किन है एपिडर्मिस है, इसमें केराटिन जमा हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये एपिथेलियम ड्राई है, ये वेट नहीं है। अब आप अपनी ओरल कैविटी देखो, क्या आपकी ओरल कैविटी वेट है? हाँ, आपकी ओरल कैविटी वेट है, उसके अंदर भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, लेकिन वो नॉन केराटिनाइज्ड है। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम वेट होती है, और जो आपकी केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वो ड्राई होती है। ड्राई होने की वजह से ये वाटर प्रूफ है, आप नहाते हो पानी आपके अंदर नहीं घुस जाता, आप स्विमिंग करते हो पानी आपके अंदर नहीं चला जाता, ये वाटर प्रूफ लेयर अल्लाह मियां ने आपके ऊपर बना दी हुई है, ठीक है। उसके मुकाबले में आप ओरल कैविटी देखो, ये वेट है, तो इसके अंदर नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है कि ये एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड और केराटिनाइज्ड दो हो गई, एक को एक ड्राई है, दूसरी वेट है, मॉइस्ट भी वेट को ही कहते हैं। अब ड्राई वाली जो है वो आपकी खाल है, वो खाल नहीं खींचते, जब टीचर को गुस्सा चढ़े आपकी खाल खींच लेंगे, असल में वो आपकी क्या खींचेंगे, एपिडर्मिस खींचेंगे, ठीक है जी। अच्छा, और इस एपिडर्मिस के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यूज को न्यूट्रिशन देते हैं, इधर उसको स्किन में डर्मिस कहते हैं, और इंटरनल ऑर्गन में इसको लेमिना प्रोप्रिया कहते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। और एपिथेलियम के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होना मस्ट है, क्योंकि एपिथेलियम एवेस्कुलर है। अच्छा जी, ये जो बाहर आपकी स्किन पड़ी हुई है, जो आपकी एपिडर्मिस है, ये आपको प्रोटेक्शन दे रही है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस कर रही है, और खुद ये ड्राई है, वाटर प्रूफ लेयर है आपके ऊपर। अल्लाह मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कितना अच्छा आपको दिया है, वाटर प्रूफ भी बना दिया, उसको टफ भी बना दिया, क्योंकि आपको थप्पड़ लगाया आपकी एपिथेलियम उड़ के वो नहीं गिर के जाती, वो अपनी जगह पे चिपकी रहती है और साथ साथ काम करती रहती है, रिन्यू होती रहती है ना। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी एपिथेलियम है जो कि वेट है, ठीक है, और ये होती है नॉन केराटिनाइज्ड, ये आपके माउथ में है, पूरी की पूरी ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी में जो कुछ है उस पर ये एपिथेलियम है, आपकी टंग है, आपकी चीक्स हैं, आपके गम्स हैं, आपके पैलेट्स हैं, उनके ऊपर ये वाली एपिथेलियम होगी, और साथ साथ ये लेरेंक्स में होगी, इसोफेगस में होगी। ये वाली दोनों एपिथेलियम जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, चाहे ये केराटिनाइज्ड है चाहे ये नॉन केराटिनाइज्ड है, इनका मेन काम प्रोटेक्शन देना है, मेन काम प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या है कि आपके पास स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, तो ये स्वेट ग्लैंड के अंदर मिलेगी आपको, और डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल के अंदर मिलेगी, और ये भी प्रोटेक्शन और सिक्रीशन कर रही है। सारी एपिथेलियम आपको प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, चाहे ये लाइनिंग कर रही है चाहे ये आपको कवर कर रही है। अब आगे जी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इस एपिथेलियम के काम बड़े मजे के हैं। इसको ट्रांजिशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ लेयर कांस्टेंट नहीं है। अगर आपको बाथरूम में जाना है, आपका ब्लैडर डिस्टेंड हो रहा है और शेख साहब आपको जाने नहीं दे रहे, आपका ब्लैडर फटने के करीब आ रहा है, तो नंबर ऑफ लेयर्स 2 to 3 रह जाएंगी इस एपिथेलियम में। लेकिन अगर आप वॉशरूम यूज करके बाहर निकले हो, आपका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर गया है यूरिन पास आउट करने के बाद, अब आपकी एपिथेलियम की लेयर्स 5 to 7 हो जाएंगी।
तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की एपिथेलियम है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इंपॉर्टेंट है। तो इस एपिथेलियम की दो प्रॉपर्टी क्या है, एक तो ये प्रोटेक्शन दे रही है जैसे कि हर एपिथेलियम देती है, लेकिन साथ ये डिस्टेंसिबिलिटी अलाउ करती है, और यही एमसीक्यू बन जाता है। नेम द एपिथेलियम व्हिच अलाउस द डिस्टेंसिबिलिटी। कौन सी एपिथेलियम होगी फिर, ट्रांजिशनल। अब इस ट्रांजिशनल एपिथेलियम को एक और नाम हमने दे दिया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ उसी सिस्टम में मिलती है, तो इसको हमने नाम दे दिया हुआ है यूरोथीलियम का। यूरोथीलियम, वेरी गुड, हमने इसको नाम दिया हुआ है यूरोथीलियम का। और यूरोथीलियम हम इसको क्यों कहती हैं, क्योंकि ये सिर्फ यूरिनरी सिस्टम में ही रहती है, और वहां पर ये बड़े इंपॉर्टेंट काम कर रही है। वहां पर ये इम्परमिएबल बैरियर बनाती है, आपके यूरिन को नीचे पड़े हुए अंडरलाइंग टिश्यू में सीप नहीं होने देती। और ये एपिथेलियम आपके पास क्या करती है कि डोम शेप सेल जो इसके होते हैं सरफेस के ऊपर पड़े हुए, वो डोम शेप सेल क्या करते हैं आपकी मदद, कि वो आप उनकी बेसल लेमिना एक्स्ट्रा थिक होती है। एक्स्ट्रा थिक बेसल लेमिना होने की वजह से वो भी इम्परमिएबल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें प्लेक्स पड़े होती हैं। एक आपके पास एपिथेलियम रह गई स्ट्रेटिफाइड कलमनर, जो कि सबसे कम आपकी बॉडी में जो एपिथेलियम है उसका नाम है स्ट्रेटिफाइड कलमनर। अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा कौन सी एपिथेलियम है जो सबसे कम है, लीस्ट अबंडेंट है आपकी बॉडी में, जवाब आएगा स्ट्रेटिफाइड कलमनर। ये आपके कंजक्टिवा में होती है और पार्ट ऑफ यूरिथ्रा में होती है। जो यूरिथ्रा होता है ना, मेल का यूरिथ्रा, उसके एक पार्ट में होती है। बस अब हम इनकी तस्वीरें देखेंगे। सिंपल एपिथेलियम स्क्वेमस कब होगी, जब सेल फ्लैट होंगे, ठीक है। उसके बाद क्यूबोइडल कब होगी, जब सेल क्यूब लाइक होंगे। देखो बिल्कुल आइस क्यूब की तरह लग रहा है ये सेल, और इसका न्यूक्लियस राउंड होगा, इसका न्यूक्लियस ओवॉइड होगा, और इसका न्यूक्लियस ओवल होगा। कलमनर सेल का, कलमनर सेल कॉलम लाइक है। क्यूब देखो चारों तरफ से एक जैसा सेल है, चारों तरफ से एक जैसा सेल है, और न्यूक्लियस जो है इसके सेंटर में है। इसका न्यूक्लियस सेंटर में दोनों तरफ से होगा, लेकिन ऊपर नीचे से भी सेंटर में होगा, और ओवॉइड होगा, बिल्कुल ये फ्लैट सेल है। अब आपके पास कोलमनर सेल है, इसका न्यूक्लियस इसके लोअर 1/3 में बनाते हैं और ओवल बनाते हैं, लेकिन दोनों तरफ से ये सेंटर में होता है। अच्छा जी, इस न्यूक्लियस का लॉन्ग एक्सिस और इस सेल का लॉन्ग एक्सिस आप एक एक्सिस पे बनाते हो। अक्सर बच्चे इसका न्यूक्लियस ऐसे लटा देते हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। इसका न्यूक्लियस बिल्कुल राउंड होता है, बड़ा खूबसूरत बीट की तरह नजर आता है। आगे चलते हैं। ये देखो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आपको नजर आ रही है, फ्लैट सेल्स हैं, सिंगल लेयर में पड़े हैं, इसलिए सिंपल है। इसके नीचे देखो कनेक्टिव टिश्यू पड़ा हुआ है, उसमें ब्लड वेसल्स हैं, क्या नाम दोगे, लैमिना प्रोप्रिया। अच्छा जी, ये देखो ये आपका यूरिनरी सिस्टम का जो ग्लोमेरुलस है ना, तो ग्लोमेरुलस की प्राइटल लेयर में ये स्क्वेमस सेल पड़े होते हैं, ये स्क्वेमस सेल प्राइटल लेयर में पड़े होते हैं। अच्छा जी, आगे चलो। ये आपके पास सिंपल स्क्वेमस सेल आ गए। सिंपल स्क्वेमस सेल है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हैं, सिंगल लेयर है तो सिंपल है, और स्क्वेमस शेप का तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। आगे चलते हैं। ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ये इसके फॉलिकल्स होते हैं। इन फॉलिकल्स के जो फॉलिकल के लाइनिंग सेल हैं वो सिंपल क्यूबॉइडल है। आपको बड़ा करके दिखाते हैं, ये देखें, ये क्यूबॉइडल सेल है, चारों तरफ से स्क्वायर है, उसका न्यूक्लियस राउंड होता है, सेंटर में होता है, ये क्यूबॉइडल सेल है। अच्छा जी, ये आपके पास सिंपल कलमनर एपिथेलियम है, ये कॉलम लाइक सेल है। कुछ जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे, वो इस पूरे स्ट्रक्चर को एक कलमनर सेल मान लेंगे, वो कहेंगे जी ये पूरा एक कलमनर सेल है। हालांकि इसके ऊपर मल्टीपल कलमनर सेल्स देखो चिपके हुए हैं, मल्टीपल कलमनर सेल्स। आपको ये बड़ा करके दिखाते हैं, ये भी एक कलमनर सेल के है, बेशुमार कलमनर सेल देखो, एक एक फोल्ड के ऊपर कई कई कलमनर सेल्स लगे हैं, और ये उनके न्यूक्लियस देखो एक लाइन में पड़े हुए हैं, एक लाइन में। अच्छा जी, ये देखो ये भी सिंपल एपिथेलियम है, इसमें ये जो बल्ब की तरह चीज नजर आ रही है, ये गॉबलेट सेल है। तो गॉबलेट सेल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाई जाती हैं, गॉबलेट सेल्स ट्रकिया में भी पाई जाती हैं। ये देखो ये वो कनेक्टिव टिश्यू है जो उसको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, इसको लेमिना प्रोप्रिया कहती हैं। आगे चलो, ये लो कलमनर सेल, ठीक है, सिंगल लेयर में पाए जा रहे हैं। अब कलमनर सेल के ऊपर माइक्रोविलाई भी लगे हो सकते हैं, सीलिया भी लगे हो सकते हैं। अब सीलिया कब लगेंगे, जब ये यूट्राइन ट्यूब में होगी। यूट्राइन ट्यूब में से किसको मूव करना होता है, ओवम को मूव करना होता है। और आपके पास क्या है, आपके पास सिंपल कलमनर एपिथेलियम के ऊपर स्टीरोसीलिया लग जाए, सॉरी, सिंपल कलमनर एपिथेलियम के ऊपर सीलिया लगेंगे जब ये यूट्राइन ट्यूब में होगी। सिंपल कलमनर एपिथेलियम के ऊपर माइक्रोविलाई लग जाएंगे, और साथ गॉबलेट सेल आ जाएंगे जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी।
अच्छा जी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देखो, न्यूक्लियस डिफरेंट लेवल पर है, जबकि सारे सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करेंगे, तरह तरह के सेल होंगे। ये देखो, ये समझो, ये एक सेल है, टिटॉल कलमनर है, ये बीच में बेजल सेल है, ये छोटा पिरामिडल शेप का सेल है, ऊपर से नैरो है, नीचे से ब्रॉड है, और ये बीच में गॉबलेट सेल देखो पड़ा हुआ, ऊपर इसके सीलिया लगे हुए हैं। तो इसके न्यूक्लियस देखो एक लेवल पर नहीं है, एक लेवल पर नहीं है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, जिससे हमें धोखा होता है कि ये एक से ज्यादा लेयर है। तो इसको धोखा देने की वजह से हमने क्या कह दिया, तुम तो स्यूडो हो, तुम तो धोखा देती हो। चलो आज से जो बच्चा धोखा देगा उसको स्यूडो कहना। तो ये स्यूडो है, तो डिफरेंट लेवल ऑफ न्यूक्लियाई आ गए, और स्ट्रेटिफाइड होने का धोखा देती है, इसलिए हम इसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कह दिया। इसके ऊपर सीलिया लगे होंगे और साथ गॉबलेट सेल होंगे जब ये रेस्पिरेटरी पैसेजेस में होगी, और इस एपिथेलियम के अंदर गॉबलेट सेल नहीं होंगे, सीलिया नहीं होंगे, लेकिन स्टीरोसीलिया होंगे। जब ये कहाँ लगी होगी, जल्दी जवाब दो। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जब स्टीरोसीलिया के साथ होगी तो कहाँ पाई जाएगी? सारे बच्चे जल्दी से जवाब दो। मेल डक्ट सिस्टम, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, ये देखो, ये अब आपकी वो पिक्चर है जो आपको लैब में नजर आएगी। लैब में देखो सर, डिफरेंट लेवल ऑफ न्यूक्लियर नजर आ रहे हैं, हेमेटॉक्सिन ईओसिन से स्टेन हुई है, और ये इसकी लेमिना प्रोपिया पड़ा हुआ है जिसमें ब्लड वेसल्स हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये देखो डिफरेंट लेवल ऑफ न्यूक्लियाई देखो, और ये स्टीरोसीलिया लगे हुए देखो। स्टीरोसीलिया सबसे लंबे नजर आते हैं, ये लॉन्ग ब्रांच माइक्रोविलाई होती हैं। आगे देखो, ये आपके पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है जब सरफेस पे फ्लैट सेल आ गए। ये आपके पास स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है जब सरफेस पे क्यूबॉइडल सेल आ गए। ये आपके पास स्ट्रेटिफाइड कोलमनर आ गए जब सरफेस पे कोलमनर सेल आ गए। अच्छा जी, अब आपके पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम, बेटा आपने अपनी बुक से पढ़नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ये बहुत ज्यादा लिखने के लिए आती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम को ट्रांजिशनल क्यों कहते हैं? बिकॉज नंबर ऑफ लेयर इज नॉट कांस्टेंट, ये पक्का रट लो। व्हाई इट इज कॉल्ड यूरोथेलियम? बिकॉज इट इज कन्फाइंड टू द यूरिनरी सिस्टम ओनली। कहाँ से स्टार्ट होगी? आपने किडनी के अंदर नाम सुना है, मेजर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस, है ना? तो मेजर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस में होगी, फिर रीनल पेल्विस एक चीज होती है, रीनल पेल्विस आगे जाके यूरेटर में खुलती है ना? तो आप स्टार्ट हो जाओ माइनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। ये बहुत दफा पूछा जाता है, ये आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए। और एक ये बात पता होनी चाहिए कि जब ब्लैडर फुली डिस्टेंडेड होगा तो इस एपिथेलियम की 2 to 3 लेयर्स होंगी, और जब ये आप और सरफेस के ऊपर से सेल्स खींचकर फ्लैट हो जाएंगे, उस वक्त आपको धोखा लगेगा शायद ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है? और असल में ये कैसी होती है? असल में ये ऐसी होती है, बेस पे इसके क्यूबॉइडल या कल्मनर सेल होते हैं, फिर इसके पॉलीगोनल सेल होते हैं, और फिर इसकी सरफेस पे ना डोम शेप सेल होते हैं। अब ये डोम शेप सेल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यूएचएस में बड़ी दफा आपके पास आएगा ये क्वेश्चन कि बताओ जी वो कौन सी एपिथेलियम है जिसकी टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर डोम सेल है? तो जवाब दो, कौन सी एपिथेलियम होगी? ये डोम जो होता है ना, ये देखो डोम की तरह बना हुआ सेल, डोम की तरह बना हुआ सेल, इस सेल को अम्ब्रेला सेल भी कहते हैं, इस सेल को लार्ज क्यूबॉइडल सेल भी कहते हैं, और इसको डोम शेप सेल भी कहते हैं। इसको तीनों नाम नोट करो। इस सेल को अम्ब्रेला शेप सेल भी कहते हैं, इसको डोम शेप सेल भी कहते हैं, अम्ब्रेला सेल भी कहते हैं, और इसको लार्ज क्यूबॉइडल सेल भी कहते हैं, ठीक है? लार्ज क्यूबॉइडल सेल भी कहते हैं। इसकी वजह से इसको कोई कोई लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम में भी गिनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको हम हमेशा सेपरेट ही पढ़ते हैं। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, इसका नाम यूरोथेलियम है। ट्रांजिशनल क्यों है? नंबर ऑफ लेयर कांस्टेंट नहीं है। और ये यूरोथेलियम क्यों है? इट इज कन्फाइंड टू द यूरिनरी सिस्टम ओनली। इन अम्ब्रेला सेल की प्लाज्मा लेमा पर्टिकुलरली थिक होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेक्स, और वो प्लेक की वजह से ये इम्परमिएबल होते हैं। दूसरा, इन दो सेलों के दरमियान में टाइट ऑक्लूडिंग जंक्शन होता है। उस ऑक्लूडिंग जंक्शन की वजह से क्या होता है कि ये इम्परमिएबल बैरियर बना लेती हैं। अच्छा जी, आगे देखो, ये आपको वो पिक्चर दिखाई जो आपको लैब में नजर आएगी। ये अम्ब्रेला सेल्स हैं, और किसी किसी अम्ब्रेला सेल में 2 न्यूक्लियस भी होते हैं। ये पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट करती हैं अंडरलाइंग टिश्यू को फ्रॉम दी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द यूरिन। ये देखो, ये अम्ब्रेला सेल्स आ रही हैं, बड़े बड़े साइज के, डोम शेप लार्ज क्यूबॉइडल सेल्स।
ये वो ट्रांजिशन एपिथेलियम हो गई है जो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हुआ हुआ है, यूरिन से भरा हुआ है, तो सरफेस सेल्स स्क्वेमस शेप की हो गई हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आएगा, दो तस्वीरें आपको मैं और दिखा दूं। ये देखो, ये कौन सी एपिथेलियम है, खुद पहचानो। बेस पे कोलमनर सेल है, फिर पॉलीगोनल है और सरफेस पे स्क्वेमस है। सबसे पहले फैसला करो बच्चों, इस एपिथेलियम को जल्दी से नाम दो। सबसे पहले इसमें क्या सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं? नहीं। इसमें कितनी लेयर ऑफ सेल्स हैं? स्ट्रेटिफाइड, शाबाश, इसको आप स्ट्रेटिफाइड कहोगे। अब इसका नाम रखो, क्या सरफेस सेल स्क्वेमस है, क्या सरफेस सेल क्यूबॉइडल है, क्या सरफेस सेल कोलमनर है? देख के बताओ कौन से सेल हैं। तो इसका नाम, वेरी गुड, इसका नाम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होगा। अब देखो, क्या इसके ऊपर केराटिन की लेयर है? नहीं। तो क्या नाम हो जाएगा? इट इज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या ये वेट है या ड्राई है? क्या ये वेट है या ड्राई है? ये वेट है, मॉइस्ट है, वेट है, मॉइस्ट है, शाबाश। आगे चलो, ये उसी की पिक्चर है जो आपको लैब में नजर आएगी। बेस पे कोलमनर सेल है, फिर पॉलीगोनल सेल है, और फिर आपके पास स्क्वेमस सेल है। ठीक है, और चूंकि सरफेस पे स्क्वेमस सेल है तो इसका नाम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनस एपिथेलियम हो गया। आगे चलेंगे, ये है केराटिन वाली, ये सारी की सारी केराटिन की लेयर है। ये केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आपकी बॉडी में कहाँ में मिलेगी? जल्दी से नाम ले दो। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आपकी बॉडी में, वेरी गुड, स्किन में है। ये आपको बाहर से प्रोटेक्शन देती है, और ये केराटिन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए होती है। अच्छा, अब आपकी जो सेल की एपिकल सरफेस होती है ना, उसके ऊपर ये तीन चीजें लगी हुई हो सकती हैं। मैक्रोविलाई हो सकते हैं, सीलिया हो सकते हैं, स्टीरोसीलिया हो सकते हैं। ठीक है, अब माइक्रोविलाई की ये पिक्चर देखो। माइक्रोविलस ऐसा होता है, सेल का साइटोप्लाज्म, ये सेल के ऊपर बेशुमार माइक्रोविलाई है, हमने एक माइक्रोविलस ले लिया है। सेल का साइटोप्लाज्म फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना के बाहर निकलेगा। आप अपनी फिंगर जरा खड़ी करो, अपने हाथ के ऊपर चार फिंगर्स खड़ी करो, तो ये चार माइक्रोविलाई बन जाएंगे। तो आप ये समझो कि ये साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन है, और इस एक्सटेंशन को आप सेल मेम्ब्रेन कवर कर रही है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कवर कर रही है, साइटोप्लाज्म की फिंगर लाइक एक्सटेंशन है। और अब इसके अंदर क्या पड़ा होता है? आपके पास ये बेहतरीन एमसीक्यू इतनी दफा आएगा आप तंग पड़ जाओगे। विच स्ट्रक्चर फॉर्म द कोर ऑफ द माइक्रोविलस? ढूंढो, को क्या है ये चीज, ये जो ग्रीन कलर की लंबी लंबी चीजें पड़ी हुई, ये इसका कोर बना रही है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना रही है। एक्टिन फिलामेंट, वेरी गुड। बस ये एमसीक्यू याद रखना है कि माइक्रोविलस क्या है, साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन से बनेगा, सेल मेम्ब्रेन इसको कवर करेगी, और इसको एक्टिन फिलामेंट इसका कोर बनाएंगे, और इसके नीचे हमेशा टर्मिनल वेब मिलेगा। टर्मिनल वेब हमेशा इसके नीचे मिलेगा, टर्मिनल वेब, टर्मिनल वेब। टर्मिनल वेब में मायोसिन 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ये एक्टिन इस मायोसिन 2 से इंटरेक्ट करते हैं, थोड़ी बहुत मूवमेंट पैदा करते हैं ताकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर सकें। अब आपने इसका फंक्शन याद रखना है कि माइक्रोविलाई दे ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और बॉडी में मिलेंगे कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने जो खाना खाया उसको हमने एब्जॉर्ब करवाना है, और वहां पर ये माइक्रोविलाई क्या बनाती हैं? स्ट्राइएटेड बॉर्डर या ब्रश बॉर्डर। हम इनको स्ट्राइएटेड या ब्रश बॉर्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक एक अकेला अकेला माइक्रोविलस आपको नजर नहीं आ सकता जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हो, वो एक बॉर्डर की फॉर्म में नजर आता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर स्ट्राइएटेड बॉर्डर है। आपको एमसीक्यू आएगा, which structure form the striated border on the small intestine? तो स्ट्राइएटेड बॉर्डर स्मॉल इंटेस्टाइन पे कौन बनाएगा? जल्दी से जवाब दो, जल्दी से, शाबाश, माइक्रोविलाई, वेरी गुड। ये एमसीक्यू कभी ना भूलना। दूसरा होता है स्टीरोसीलिया, ये लॉन्ग ब्रांच माइक्रोविलाई होती है, इसका काम भी वही होता है जो माइक्रोविलस का होता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है फॉर एब्जॉर्प्शन। पीछे रह गया सिर्फ आपके पास ट्रिकिया, ये सॉरी सीलिया। सीलिया जल्दी से देख लो। सीलिया के अंदर 9 डबलेट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबलेट्स होते हैं, और अंदर एक पेयर होता है। इनको हम डबलेट्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये जुड़े हुए नहीं है, ये अलग अलग पड़े हुए हैं। अब ये किसके बने हुए हैं? ये 9 डबलेट्स, और ये अंदर जो एक पेयर है ये किसका बना हुआ है? ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। इस माइक्रोट्यूब्यूल का नाम एक्सोनीम होता है। ये देखो एक्सोनीम लिखा हुआ, देखे ये एक्सोनीम लिखा हुआ। तो अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि बताओ सीलिया का स्ट्रक्चर कौन बनाएगा, सीलिया का फ्रेमवर्क कौन बनाएगा?
सीलिया का फ्रेमवर्क कौन बनाएगा? जैसे माइक्रोविलस का एक्टिन ने बनाया ना, तो सीलिया का कौन बनाएगा? एक्सोनीम। और एक्सोनीम क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। एक्सोनीम क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। बिल्कुल सही। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल का क्या अरेंजमेंट है कि ये 9 डबलेट्स हैं और अंदर एक पेयर है। इस पेयर को कौन चीज कवर कर रही है? सेंट्रल शीथ। ये देखो, ये सेंट्रल शीथ एक मेम्ब्रेन सी होती है जो इस सिंगल पेयर को जो अंदर पड़ा हुआ है इसको कवर करती है। उसके बाद देखो आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल ए है और बी है। ए के ऊपर दो चीजें लगी होती हैं। ये देखो मैंने ए को यहाँ पे बड़ा कर लिया। ए के ऊपर एक ये बाजू लगा होता है। ए माइक्रोट्यूब्यूल और बी माइक्रोट्यूब्यूल हमने यहाँ से लिया है। ये देखो यहाँ से लिया है। ए माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर ये बाजू लगे हुए हैं, इनको कहते हैं डायनिन आर्म। ये मोटर प्रोटीन है, ये मूव करते हैं तो सीलिया मूव करता है। अब जिस बंदे में डायनिन आर्म डिफेक्टेड होगा उसको कौन सी बीमारी होगी? इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम, यानी कि उसके सीलिया मूव नहीं कर सकते। सीलिया प्रेजेंट तो होंगे लेकिन डायनिन आर्म डिफेक्टेड होने की वजह से वो मूव नहीं कर सकेंगे। चलो बच्चों जी, आपका आज का लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। क्योंकि ये आपका एक लेक्चर बनाया गया न्यू स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे उम्मीद है उन्हें भी समझ आ गई होगी। अब ये 9+2 पैटर्न जरा नोट करो। एक्सोनीम का क्या पैटर्न है सीलिया के अंदर? 9+2। ये बेटा आपका एमसीक्यू है कि विच स्ट्रक्चर हैज द पैटर्न ऑफ 9+2 ऑफ एक्सोनीम। ये हो जाएगा सीलिया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सीलिया में कितने डबलेट्स हैं? 9। और 2 क्यों लिखते हैं? ये जो 2 अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।